वाला है और अगर ऐसा होता है तो फिर वो दिन दूर नहीं जब कठुआ में वार के बदले पीओके पर प्रहार होगा। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना की गाड़ियों पर अटैक मामले में सुरक्षा एजेंसियां हमलावर हैं, आतंकियों की तलाश में जुटी हैं। आतंकियों के सफाए के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार, आतंकियों के सफाए के लिए सेना का ऑपरेशन। ऊधमपुर, डोडा, कठुआ, सांबा में बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंक के दिन 4, अब होगा फाइनल प्रहार। जमीन हो या आसमान, भारतीय सेना के जवान आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए चप्पे चप्पे पर सघन तलाशी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद उसे अंजाम देने वाले आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। इस तलाशी अभियान में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। कई जिलों के घने जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। कठुआ, ऊधमपुर, सांबा, राजौरी में अभियान तेज है। डोडा जिले के ऊंचे इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। पुंछ जिलों के घने जंगलों में सेना और पुलिस तैनात कर दी गई है। जंगल में छिपे आतंकियों को ढूंढना, उन्हें मार गिराने की कोशिश लगातार जारी है। पूछताछ के लिए अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों को आखिरी मकाम तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर और यूएवी की मदद ली जा रही है। सर्च टीमें डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की सहायता से जंगल खंगाल रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए जांच में पुलिस की सहायता कर रही है, जबकि विशेष बल यूनिट सर्जिकल ऑपरेशन कर रही है। दरअसल स्थानीय लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं और शांति और सुरक्षा के संकल्प के साथ एकजुट हैं। वो इलाके से आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए तैयार हैं। आइए अब आपको पहले ये बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। 8 जुलाई 2024 सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला। 7 जुलाई 2024 आर्मी कैंप पर गोलीबारी। 11 जून 2024 सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी को बनाया निशाना। 9 जून 2024 तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला, 10 तीर्थयात्रियों की मौत, 40 घायल। फिलहाल जिस तरह से ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो रहे हैं, उसको लेकर सेना पूरी तरह से मुस्तैदी से कदम उठा रही है और इन सब का एक ही मकसद है, किसी भी तरह सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला करने वालों को ढूंढा जाए। अब तक पता चला है कि कठुआ के जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है। तलाशी के दौरान 50 से ज्यादा संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं सांबा सेक्टर में भी आतंकियों की तलाश में सेना जुटी है। फिलहाल कठुआ, सांबा, ऊधमपुर, राजौरी और पुंछ, डोडा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इंडिया न्यूज़ संवाददाता अजय जांडियाल भी जम्मू से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हमारे साथ हैं। अजय कुमार झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। हिमांशु भट्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। इन सभी से बात करेंगे, लेकिन अजय पहले आप बताइए सूरत हाल क्या है अभी जो सिचुएशन है। इस हमले के बाद से ही जो सर्च ऑपरेशन चला, एक बड़े स्तर पर ये सर्च ऑपरेशन चला, अभी तक कोई कामयाबी मिल पाई है या नहीं, ये अजय के पास, अजय हमारे साथ अभी अजय अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। चलिए उनसे बातचीत लेंगे। फिलहाल तो हमारे साथ खास मेहमान हिमांशु भट्ट भी हैं, अजय कुमार झा भी हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। बंसल साहब, ये जो इलाका है जहां पर ये हमला हुआ और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, और ये बड़ी फिक्र की बात है कि अभी तक कोई भी आतंकी यहां से पकड़ा नहीं गया है। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है। जो उसके कारण है, उसके कारण हैं, एक तो जो वहाँ बड़ा घना जंगल है और पाकिस्तान ने उनको पाइन नाम का एक ऐप दिया है जिससे कि वो उसके थ्रू चले जाते हैं इधर उधर। और करीब अभी 110 के करीब जो हैं आतंकवादी हैं जो आए हुए हैं, वो उनमें से करीब
जो हैं पीर पंजाल के नॉर्थ में 50 हैं, 60 साउथ में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 300 के करीब जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं हमारे अंदर जम्मू के साथ, जम्मू में जो रहते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। और इन ओवरग्राउंड वर्कर को पहचानना मुश्किल है। जब तक ये मदद करते रहेंगे तो ये सब कुछ चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि जो वहाँ की पुलिस है, एक 960 लोगों का एक टास्क फोर्स बनाया जो लोकल हैं, उस लोकल एरिया में ढूंढ बचाएंगे, वहाँ पर उसको यूटिलाइज करेंगे और जी। एक इंटेलिजेंस भी देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के वहाँ पे लॉन्च पैड हैं बाहर पाकिस्तान में हैं, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अब समय आ गया है कि हमको एक ऑफेंसिव और एग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। जो ये सीज फायर है इसको रद्द करना पड़ेगा और उधर गोलाबारी करके जो उनके लॉन्च पैड हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक, और अगर आगे भी ज़रूरत पड़े तो स्केल अप करके एक एयर अटैक करके नस्ते नाबूद करना पड़ेगा, तब जाके ये मामला शांत होगा। अदरवाइज तो अगर हम डिफेंसिव रहे तो ये बढ़ते ही जाएंगे और ये जो इनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इस समय जो है जो ये कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं। सितंबर 30 का जो एक डेट दी हुई है कि विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। कुछ इसका कारण ये भी है कि हमारा ट्रुप्स जो है यहाँ से मूव कर रहे हैं लद्दाख की तरफ को। तो इसके साथ में जो जी। एक बहुत चारों तरफ से हमको एक बहुत मजबूती से खड़े होकर के काम करना पड़ेगा इस टेररिज्म को रोकने के लिए, इससे पहले कि आगे बढ़े और ये किसी युद्ध में तब्दील होए। तो उससे पहले सारे हमको कुछ जवानों को जो ठीक है है। रिक्रूट करना, ब्रिगेडियर वो भी राजन करना जम्वाल पड़ेगा। जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राजन जी, उस दिन भी हमारी ये चर्चा हो रही थी, हालांकि उस दिन एक अलग रुख पे चली गई थी ये चर्चा, थोड़ा पॉलिटिकल भी राय हमें लेनी थी। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्ट्रेटेजिकली ये इलाके के बारे में, क्योंकि आप वहीं रहे हैं, और दूसरी बात कि जैसे कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी, क्या ये अब ज़रूरी हो गया है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए? हालांकि पहले भी दिया गया है लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं रुकी नहीं हैं। देखिए, स्ट्राइक तो होनी चाहिए, पर क्या सर्जिकल होनी चाहिए? मैं नहीं मानता। इस बार सर्जिकल से थोड़ी सी बड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा था जनरल साहब अभी बोल रहे थे, वी हैव टू गो बियॉन्ड। मतलब खाली 2-4 कैंप छोटा मोटा करके एक आधा मतलब हो गया, उससे बात नहीं बढ़ेगी। वी हैव टू एक्टिवेट द एलसी। सबसे पहले एलसी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस वक्त तो वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आज़म इस्तेमाल आदि उनकी जो डिविजन्स हैं वो उसमें बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में फंसी हैं। हमें फोर्स करना है एलसी एक्टिवेट करके कि वो यहाँ पे वापस आए, वो यहाँ पे वापस आए, तब वो हर्ट होंगे। इसके लिए ना सिर्फ टेररिस्ट टारगेट बल्कि उनका जो सपोर्ट बेस है जिसके अंदर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन शामिल है, ये भी स्ट्राइक में हिस्सा होने चाहिए। एंड वी शुड से कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हम ने इनके ऊपर हमला किया है। लेकिन इससे तो जंग छिड़ जाएगी। दूसरी बात, ये स्ट्राइक खाली बॉर्डर के पार नहीं, बॉर्डर के इस तरफ भी होनी चाहिए। अपने देश में ये जो इकोसिस्टम है, ये जो नेटवर्क है जो कर का, इसके ऊपर भी देखो छोटी मोटी स्ट्राइकें हुई हैं। कुछ हमने फाइनेंशियल नेटवर्क बंद किए हैं, कुछ हमने बंद किए हैं। एंड ऑफ द डे ये जो गाइड आता है, ये जो हाथ पकड़ के ले जाता है, ये पूरी कड़ी का सबसे निचला हिस्सा है। ये पूरी कड़ी को खत्म करना है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। जो भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ हो, कैसे हो, कब किया, उसके ऊपर भी स्ट्राइक होनी चाहिए। और इसके ऊपर बातें बहुत हो गई हैं। आई थिंक अभी करने का वक्त आ गया है कि एक्चुअल स्ट्राइक अपने देश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, तब कुछ फर्क पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल हम डिफाइन करते रहेंगे, इतना टेररिज्म चले तो कोई बात नहीं, इतना तक एक्सेप्टेबल है। सो वी विल ऑल कीप डिफाइनिंग द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ टेररिज्म कि इतना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर हमें ये जीरो लेवल चाहिए और देश को इस वक्त चाहिए तो हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है हिमांशु जी, क्या आप सहमति रखते हैं? क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं जम्वाल साहब, उन्होंने कहा कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा बल्कि इससे आगे बढ़ना चाहिए। और वो तो कह रहे हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको भी दायरे में लेना चाहिए। तो इससे तो एक बहुत बड़ा जंग का खतरा पैदा हो जाएगा, बल्कि जंग ही छिड़ जाएगी। नहीं, जंग का खतरा तो नहीं होगा, जैसे बता रहे थे, बहुत सही बता रहे थे। देखिए, आपको पहले ये टाइमिंग देखना पड़ेगा। पहली स्ट्राइक
ये टेररिज्म की पहली वारदात कब हुई? जब मोदी जी शपथ ले रहे थे। और ये अभी रिसेंटली कठुआ में जो हुआ वो कौन से दिन पे हुआ? 8 तारीख को, जबकि मोदी जी रशिया गए थे। और ये जो आतंकी अब तक पकड़े गए हैं और उनके 300 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो राउंड अप किया गया है ये एरिया के अंदर, ये आतंकियों के पास से कौन से हथियार मिले हमें? पहले चाइनीज और उसके बाद अमेरिकन। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद है वो 2 चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ऑल स्पेक्ट्रम, वो दे दिया है आर्मी को। आर्मी विल टेक एक्शंस विच आर नेसेसरी बट नाउ इट्स टाइम। मैं सीधा बोलता हूं, अभी रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होके काम करना पड़ेगा, जो कि बता रहे थे सर। बात एकदम सही है। और आप ये याद रखिए कि कोर्ट्स ने, हमारे देश के न्यायालय ने 31 सितंबर के 30 सितंबर के पहले जम्मू और कश्मीर में चुनाव की बात करी है। और ये चुनाव के वक्त ये टेररिज्म को बढ़ा देना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये त्रासवादी लोग ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये डेस्परेशन है। मैं पॉलिटिकली से देखता हूं, इट्स ए डेस्परेशन, क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तो जुड़े ही हैं, मगर उससे भी ज्यादा पाकिस्तान से नहीं मगर बाहर की काफी ताकतों से जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं डेस्परेशन, किसका डेस्परेशन? इट्स अ डेस्परेशन ऑन द पार्ट ऑफ टेररिस्ट। ये डेस्परेट अटैक्स है जहां से दे वांट टू ड्रॉ द वर्ल्ड टुवर्ड्स देम एंड से वो कहना चाहते हैं कि देखिए अभी भी सब ठीक नहीं है। आप जो बातें कर रहे हो फ्री एंड फेयर पोल की, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो, जम्मू एंड कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 50-50, 55-55% वोटिंग हुआ है। और वो एक वर्ल्ड को बहुत सीधा साधा मैसेज गया है कि लोग वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। और तब के वक्त ये जो टेररिज्म का जो पूरा वारदात जो फिर से शुरू हुई है, और वो भी पीर पंजाल के इस तरफ, जम्मू के तरफ, ये बहुत कुछ दर्शाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सोची ठीक है। समझी रणनीति अजय हो झा रही जी, है। हाँ, हिमांशु जी ने शुरुआत में एक बात कही कि जब हमला हुआ तो जो पहला हमला अभी हाल के दिनों में जिस दिन शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री, और जब वो रशिया में थे 8 तारीख को, कोई कनेक्शन है इस बात का, इस हमलों का और प्रधानमंत्री की यात्रा का या शपथ का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक्चुअली इसे हम लोगों को जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर या जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर ये एक बहुत बड़ा गेम है, और उस गेम में ये मैसेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, होता है। और ख़ास करके ये जो टेररिस्ट के जो अटैक खास करके उस एरिया में हो रहे हैं बराबर, इधर अभी तो हाल में अभी तो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गए, 4-5 अटैक तो सीधे हो ही गए हैं पिछले जून से ही अगर हम देखें तो। अब ये क्या है, और उसका टाइमिंग तो बिल्कुल जो अभी कह रहे थे हिमांशु जी, तो मैं तो उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी मेजर जनरल साहब ने भी जो कहा और ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा, उसने पूरी बात को उसके सक्सिंक्टली उन बातों को रख दिया है बहुत क्लियरली, क्योंकि वो लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं और वो लोग जमीन पर रहे हैं, ग्राउंड पर रहे हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल उन्होंने खुद अपने लेवल से भी किया होगा अपने समय पर, और अभी भी उससे वो बिल्कुल एक्लिमेटाइज्ड होंगे। तो अब ये जरूरी है कि हमें, अब देखिए तो इतना आसान भी नहीं है भारत के लिए। कोई भी आदमी समझ सकता है, जो चीज़ों को गहराई को समझ रहा है तो वो समझ सकता है कि इतना आसान भारत सरकार के लिए भी है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे देश का मामला नहीं है जो एक पाकिस्तान अकेला खड़ा है, ऐसा तो है नहीं। पाकिस्तान की अपनी जो शख्सियत है वह भी कोई कम नहीं है, उसने भी काफ़ी कुछ बना करके रखा हुआ है। आज़ादी के समय से ही वह भी अपनी मिलिट्री पावर को और कैपेबिलिटीज़ को भारत के समकक्ष बनाने की बराबर कोशिश करता रहा है, और आज वो एक बहुत पावरफुल कंट्री तो निश्चित तौर पर है। भारत तो उससे निपट लेगा, अलग बात है, लेकिन वह भी एक शक्तिशाली देश बन गया है। खुद के बल पर नहीं बना है, ये बात सबों को पता है। इसको चाइना का सपोर्ट है, उसको यूएसए का सपोर्ट मिलता रहा है। और अभी जो एक मैसेजिंग तो इन्हें खुद भी हो जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब रसा गए थे तो जो हमारे रिलेशंस जिस तरह से बताए गए हैं और जो दिख रहा है दुनिया को, तो उसे भी पता होना चाहिए कि भारत भी जब
अपने पर आएगा तो चीजें काफी कठिन हो जाएंगी उनके लिए। जी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जनतंत्र का सिस्टम है, प्रजातंत्र, यही हमारा सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी भी है। चूंकि हम हर काम उतनी आसानी से और उतने सडन तरीके से नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, देश की पार्टियां हैं, जनमत है, कोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन भारत सरकार बैठी हुई है, यह बात तो निश्चित नहीं है। और अभी जनरल साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ से जो उस एरिया में जो ट्रूप्स हैं उन्हें लद्दाख एरिया में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से चाइना अपनी किलेबंदी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक साइड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसे बड़े सीरियस तरीके से लिया जाना आवश्यक है। और अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी जो एक बात कहा कि अब ये छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान चलिए, को और ठीक साथ ही है। साथ एक चाइना और को भी एक और मदद इशू है, करें, एक और इशू है, वो ये है कि बंसल साहब, ये जो शिफ्ट हुआ है कश्मीर घाटी से, एकदम से शिफ्ट हुआ और पूरा जो ये जम्मू संभाग है, जम्मू जो खित्ता है, वहाँ पर शिफ्ट हो गया है पूरी ये वारदातें। डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी, इस तरफ ये पूरा शिफ्ट, इसको ये कोई ख़ास रणनीति है इन लोगों की, या पीछे से इनको ऑर्डर मिले कि अब घाटी को छोड़ो, यहाँ पर फोकस करो? ये किस तरह की स्ट्रेटजी है और भारतीय जो सेना है, जो सुरक्षा बल हैं, वो इसको कैसे ले रहे हैं? इसका कारण ये है कि शुरू से ही, जब से ये एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, तो मेन जो फोकस था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का वो कश्मीर में था। अच्छी तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी है, खूब बढ़ाई गई। अब जैसे कि स्टैंड ऑफ हुआ है लद्दाख एरिया में, तो हमारी फौजें यहाँ से मूव हुई हैं, तो उतना ज़्यादा सिक्योरिटी जो जम्मू में नहीं है। तो जम्मू में क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस कम है, उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आ रहे हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो सीज फायर दोनों कंट्री के बीच में है, उसका भी फ़ायदा ये पाकिस्तान उठा रहा है। तो सबसे पहले अगर हमको स्टेज बाय स्टेज जाना है, तो जो एक हंट चल रहा है यहाँ पे, जो और ग्राउंड वर्कर हैं और जो टेररिस्ट यहाँ पर हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ साथ जो सीज फायर है उसको भी रद्द करके उधर से जो हम इधर बमबारी कर सकते हैं, हमारे पास आर्टिलरी गन्स हैं बिना बॉर्डर क्रॉस किए भी। वहाँ पे बॉर्डर के उधर में जो के लॉन्चिंग पैड हैं, या जब कभी हम देखते हैं कि वहाँ ये तैयारियाँ हो रही हैं, इंटेलिजेंस मिल जाती है। जो जून के महीने में ही ये एक इंटेलिजेंस मिली थी कि 60-70 जो टेररिस्ट हैं वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जून में मिली और जुलाई में और जून में ये सारे जो कांड हो रहे हैं, तो वो इसका मतलब हमारे पास में इंटेलिजेंस होती है और ये वहाँ से आ रहे हैं, तो इनको वहीं पे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर के हम हमारे जो यहाँ पे ओवर ग्राउंड वर्कर हैं उनके साथ मिल जाते हैं, उनको यहाँ छुपा देते हैं और ये जंगल में छुप जाते हैं, और जैसे इनको मौका मिलता है वारदात कर देते हैं। जैसे कि जो हमारे अभी जवानों में कटवा पे, जवानों के ऊपर में कटवा में हुआ है, हिल टॉप पे बैठ गए ये छुप करके, और वहाँ से ऊपर से इन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया और गोलियां चला दी। तो उनका ये फायदा उठा करके ये बड़ा मुश्किल है जब तक कि हम सोर्स को ही खत्म नहीं करें। जो यहाँ पर जितने आए हुए हैं उनको सबको खत्म किया जाए, और बॉर्डर को ही इस तरह से रखना पड़ेगा कि वहाँ पे बॉर्डर से ना आने दिया जाए, और जो इनके लॉन्चिंग पैड हैं उनसे नहीं आए। और जो पाकिस्तान को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते रहे तो आपको बहुत हैवी प्राइस इसका पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि उनकी आर्मी कोई शक्तिशाली उनके पास सेना नहीं है। सेना चलती है अपनी इकोनॉमी से, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त है। हमारा करीब $80 बिलियन का डिफेंस बजट है, उनका तो मुश्किल से 8-10 बिलियन का होगा, हमसे बहुत कम है। और जो पीछे रिपोर्ट आई थी कि वो एक्सरसाइज करने के लिए उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भी नहीं था, आर्मी की एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ तक है, और उनकी इकोनॉमी खराब होती जा रही है। उसके बाद भी इनको अकल नहीं आ रही है, अगर इकोनॉमी खराब हो गई तो पाकिस्तान ऐसे कोलैप्स हो जाएगा जैसे कि यूएसएसआर की इकोनॉमी खराब हुई थी तब कोलैप्स हो गया था। और इनको सलाह दी थी लैरी क्लिंटन ने कि जो तुम टेररिस्ट को, एक सांप है जो टेररिस्ट, उसको अपने आंगन में पाल रहे हो, तो ये मत सोचो कि वो आपके पड़ोसी को काटेगा, और आपको नहीं काटेगा, वो आपको भी काटेगा। तो इनके यहाँ पे भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं,
और ये इधर भी भेज रहे हैं टेररिज्म को, जी। तो पूरा जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म से भरा पड़ा हुआ है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। राजन जी, इस बार जो हथियार, जिन हथियारों से बताया जा रहा है कि जिस तरह के हथियारों से हमला हुआ है, उसने भी चौंकाया है। जो जिनका जिक्र हिमांशु जी भी कर रहे थे कि पहले चाइनीज हथियार मिलते थे, अब अमेरिकन हथियार मिलते हैं इन आतंकियों के पास। बिल्कुल, किस जो तरह का आतंकी साइन है ये? जी, तो उनके पास में तो हथियार, जब ये तो सबको पता ही है कि पाकिस्तान के आर्मी के पास में इंपोर्टेड हैं, तो अमेरिका से भी मिलते हैं, चाइना से भी मिलते हैं, और बहुत सारे सोर्स हैं खरीदने के, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो समझिए कि जो पाकिस्तानी आर्मी और जो टेररिस्ट है, इनका नेक्सस है, यही सब एक प्रॉक्सी वार है जो ये करते रहते हैं। तो इसलिए इसमें कोई अचंभित चकित होने की बात नहीं है। इनके पास में टॉप ऑफ द टाइप के वेपन हो सकते हैं, और हमको भी अपने वेपन्स को उसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा जो हम अब यूक्रेन रशिया वार में देख रहे हैं, इसराइल की वार में देख रहे हैं, आर्मेनिया अजरबैजान की वार में देख रहे हैं कि अभी ड्रोन का बहुत इंपॉर्टेंस लड़ाई के मैदान में है। लड़ाई के मैदान में हमको अपने ड्रोन को सशक्त करना पड़ेगा, और हमको अपनी फौज को भी बहुत और बढ़ाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर लद्दाख में जरूरत पड़ी तो यहाँ से मूव हो। हमारे पास मैन पावर काफ़ी है और वॉलंटियर हैं, जैसे दूसरे देश होते हैं, रशिया या यूक्रेन, वहाँ पे लड़ने वाले या भर्ती होने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर अपनी मातृभूमि पर मर मिटने के लिए सब तैयार हैं, और वैकेंसी भी हैं, उनको भर के एक मल्टी प्रोंज एक्शन जो जी। है डिफेंस मिनिस्ट्री को, हमारे सरकार को लेना पड़ेगा, और जिससे कि ये आगे बढ़े या इसको एक बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले, उससे पहले ये निप इन द बड खत्म करना। ठीक है हिमांशु जी, बहुत अब पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विल जब भी इस तरह का मामला आता है तो पॉलिटिकल विल की बात होती है। और ये सरकार भी जब आई थी तो ये कहकर आई थी कि हमले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, सेना को नुकसान हो रहा है। लेकिन हालात में आप कितना बदलाव देखते हैं, और वो पॉलिटिकल विल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दिखती है सरकार में आपको? आपको मैं एक सेंटेंस बताता हूं प्रधानमंत्री जी का। उनकी इकोसिस्टम को उसी के हिसाब से जवाब दिया जाए। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना, उसका बहुत मायने रखता है। और ये जो घटनाएं अब कश्मीर के अंदर हो रही है, जम्मू के अंदर हो रही है, ये घटनाओं को उससे जोड़ के हम देखें तो उन्होंने गो हेड दे दिया था ऑल स्पेक्ट्रम ऑफेंसिव का। तो कुछ भी चीज सेना के दायरे से बाहर नहीं। और ये पॉलिटिकल विल की जहां तक बात है, वहां पर लोग समझते होंगे 240 हो गए तो ये वीक हो गए। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी 8-9 तारीख को हमें जो दृश्य देखने मिले मॉस्को के अंदर, वियना के अंदर, वो नहीं देखने मिलते थे। आप बराबर समझ लो। और ये जैसे भी पहले भी मैंने बताया, ये फिर से बता रहा हूं कि ये डेस्परेशन है फ्रॉम द अदर साइड, सामने वाले पक्ष की तरफ से। नहीं, वो डेस्परेशन तो देखिए जैसे- रहेगा, वो उन लोगों में डेस्परेशन रहेगा। सवाल यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं? नहीं, हम करेंगे भैया। देखिए, वी विल चूज द टाइमिंग ऑफ अस। जरूरी नहीं है कि हमारी सेना उनके ऊपर जाके ऑन द स्पॉट टूट पड़े। हम अपना काम कर रहे हैं जी और राजन जी, काफी मेरे पास सोर्सेज जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं हमें कि द एक्शन इज बीइंग टेकन राजन जी, एक्शन विल बी सो हेवी। कितना असर पड़ता है सेना पर, सेना के मनोबल पर? राजन जी, सर, सेना knows देखिए, how to avenge। इन चीज़ों का सेना के मनोबल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट जो उसकी इमीडिएट यूनिट होगी, इन दिस केस द गढ़वाल राइफल, 4 गढ़वाल राइफल्स, आई मीन दे वुड गेट एजिटेटेड। वो तो एक किस्म का रिवेंज के लिए इस वक्त मतलब उनका खून खोल रहा होगा। सो दैट वे इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब सेना के मनोबल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। सेना का काम है, इसी के लिए भर्ती हुए नहीं, थे। सेना के मनोबल को मैंने इनको इसलिए मारने पूछा, के लिए। सरकार जिस तो तरह से काम मनोबल करती है, इन सरकार हरकतों जिस तरह कभी से नहीं टूटता। निर्णय लेती है, उससे सेना का मनोबल किस तरह से जुड़ा हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, ये बिल्कुल है कि भी अगर आपके ऑपरेशंस में सेना आपको, मतलब सरकार आपको सपोर्ट ना करे। हमने वो वक्त देखा है अर्ली 80s में, जनरल साहब को भी याद होगा, आई मीन लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तानी हमारे सामने मुंह खोल के बोलते थे, ओ भाई हम तो फायर कर रहे हैं,
हमारा तो उंगली हमारे ट्रिगर पे है, तुम्हारी उंगली को कंट्रोल दिल्ली से होता है तो तुम करके दिखाओ। तो हमने वो वक्त भी देखा है। बट यस, अभी भी वक्त है। अभी बॉर्डर के पार से गोली आती है, जवाब रॉकेट लॉन्चर का जाता है, और हम बोलते हैं उनको कि तुम खाली गोली अफोर्ड कर सकते हो, हम रॉकेट लॉन्च का गोला अफोर्ड कर जी। सकते हैं, इसलिए गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सो दैट मॉरल सुपीरियरिटी कम्स। एंड आप हाई अल्टीट्यूड एरिया में चले जाओ। आई मीन, जब मैं कमांड कर रहा था बटालियन, वहाँ पे हमारे सामने पाकिस्तानी वो जर्सी वो पहन के आ रहा है, मतलब घर की बुनी हुई, एंड उसके सामने आप मतलब ऑस्ट्रिया का बना हुआ जूता, मतलब थर्मो जैकेट, ट्राउजर, मतलब चलिए। 1.5 लाख का उसने बंदे ने यूनिफॉर्म भी पहनी है, एंड यू गेटिंग द बेस्ट ऑफ विंटर राशंस। एक मॉरल सुपीरियरिटी आ जाती है कि देश हमें देख रहा है, देश ठीक है। हमारे साथ है, देश हमारे पीछे खड़ा है, हमारे हथियार बेहतर हैं, हमारा इक्विपमेंट बेहतर है। सो नेचुरली इट गिव्स यू मॉरल सुपीरियरिटी। चलिए, बहुत-बहुत प्लस हम शुक्रिया। जो करेंगे उसके लिए पीछे पूरा हमारा देश हमारे पीछे खड़ा रहेगा। बहुत बहुत So it धन्यवाद।